हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ओनली फिलॉसफी स्टडी चैनल में। मैं हूं सूरज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी जानोगे कि चार्ल्स सैंडर्स पर्स यानी कि CS पर्स के अनुसार व्यवहार मूलक या संक्रियात्मक अर्थ सिद्धांत की व्याख्या। और दोस्तों, BA सेमेस्टर 6 जो कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी है, समकालीन पाश्चात्य दर्शन, कोर पेपर 13 यानी कोर पेपर 13 फिलॉसफी ऑनर्स, तो उसका सेकेंड यूनिट आज बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो आप सभी अगर चैनल को पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यदि मेरी पिछली वीडियो आप नहीं देखे हैं, ब्रैडले वाला यूनिट 1, ब्रैडले के अनुसार आभास एवं सत्य, तो ज़रूर देख लें और नोट करते जाएँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो पर्स के संबंध में कहा जाता है कि वह शायद अमेरिका का सबसे सशक्त बुद्धिजीवी था। विचार तथा जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जिस पर पर्स ने कुछ मौलिक मत नहीं दिया हो। विशिष्ट अमेरिकी चिंतन का स्रोत पर्स के ही विचारों में प्राप्त होता है। पर्स विश्वास आदत के अपने विश्लेषण में अपने अर्थ सिद्धांत की पृष्ठभूमि प्रस्तुत कर देते हैं। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अर्थ के निरूपण का आधार अंततः क्रियाओं व्यवहारों में है। विश्वास की अनिवार्य अभिव्यक्ति आदत में है। आदत की सार्थकता का आधार क्रियाओं में ही है, व्यवहारिक कार्यों में है। तो इसका अर्थ है कि विचार विश्वास या भाव के अर्थ क्रिया या व्यवहार में से ही है, यानी से ही प्राप्त होता है। पर्स की वैज्ञानिक भाषा में जिसका अर्थ अनिरूपण होता है वह वस्तुतः एक चिन्ह यानी साइन है। चिन्हों के अंतर का आधार उनकी विकृति में है, उनके अर्थ निर्णयता में है। किसी चिन्ह वह भाव या कंसेप्ट या प्रस्तावना प्रोपोजिशन हो कि अर्थ निर्णयता का आधार व्यवहारों में है, उन क्रियाओं में है जिनमें वे फलित होती है। इस प्रकार हम अर्थ के एक सर्वथा नवीन सिद्धांत पर पहुंच जाते हैं। यह ठीक है कि बाद में 20वीं शताब्दी में बहुत से विचारकों ने अर्थ के कुछ उसी ढंग के सिद्धांत को बढ़ाया तथा तार्किकता दी, किंतु व्यवहार आश्रित अर्थ सिद्धांत यानी ऑपरेशनल थ्योरी ऑफ मीनिंग के सर्वप्रथम आरंभ का श्रेय पर्स को ही दी जाती है या दी जा सकती है। अब हम इस सिद्धांत की विवेचना कुछ विस्तार से करेंगे। पर्स के पहले अर्थ के जो सिद्धांत प्रचलित थे उन्हें समेटकर 3 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला, सार निर्देश के रूप में अर्थ, मीनिंग एज स्टेटेड इसेंस। अर्थ का यह अर्थ अरस्तु के विचारों से प्रभावित रहा। ऐसे मान्यता रही कि किसी भी भाव की परिभाषा का अर्थ उसके सार गुणों का निर्देश, यानी सार गुणों से तात्पर्य उसके अनिवार्य एवं सार्वभौमता यानी सार्वभौम लक्षणों से है। मनुष्य का अर्थ ऐसे जीव से है जो विवेकशील हैं, क्योंकि जीवत्व और विवेकशीलता मनुष्य के अनिवार्य तथा सार्वभौम लक्षण हैं, उसके सार गुण हैं। किंतु इस सिद्धांत को स्पष्ट यानी अर्थ सिद्धांत के रूप में मान्यता नहीं मिल पाई। एक तो इस कारण कि इसे मान्यता देने पर अधिकतर भावों या शब्दों का अर्थ निरूपण हो ही नहीं सकता, और दूसरे इस कारण कि भी लोगों को यह अनुभूति हुई कि किसी भाव का अर्थ समझना तथा उसके सार गुणों को जानना सर्वथा एक एवं सर्वथा ही एक नहीं है। दूसरा, निर्देशात्मक अर्थ सिद्धांत यानी रेफरेंशियल थ्योरी ऑफ मीनिंग। इसके अनुसार हर शब्द जो भाव का व्यक्त रूप है किसी वस्तु की ओर निर्देश करता है जिसमें उसका निहित है। उदाहरणतः कहा जा सकता है कि इस सिद्धांत के अनुसार पुस्तक शब्द का अर्थ पुस्तक वस्तु है जिसकी ओर यह शब्द निर्देश करता है कि तथा जिससे ही शब्द को सार्थकता मिलती है। यह ठीक है कि बाद में इस सिद्धांत को परिष्कृत तथा
मार्मिक रूप निर्देशात्मक परिभाषा यानी ऑस्टेंसिव डेफिनेशन के रूप में प्रस्तुत होता है, किंतु पहले अर्थ निरूपण का सबसे प्रचलित ढंग वस्तु को सूचित कर अर्थ बताना था। तो इस सिद्धांत में भी बहुत कठिनाइयाँ थी। कम से कम इतना तो स्पष्ट हो गया था कि यह अर्थ को सीमित कर देता है, क्योंकि हर शब्द किसी वस्तु को सूचित नहीं करते। क्रिया शब्द या अवस्तु यानी नथिंग जैसे शब्द किसी वस्तु को सूचित नहीं करते। तीसरा है यानी थर्ड, प्रतिमामूलक अर्थ सिद्धांत यानी इमेजिस्टिक थ्योरी ऑफ मीनिंग। इस सिद्धांत के अनुसार किसी शब्द या कथन का अर्थ वे प्रतिमाएं यानी इमेजेज हैं जो उसके मन में उत्पन्न होती है। अर्थ प्रतिमा सूचक है। हम किसी शब्द को समझने के लिए, उसके अर्थ को जानने के लिए उन प्रतिमाओं पर आश्रित होते हैं जो उस शब्द से संबंधित मन में जागते हैं। बर्कले ने कुछ ऐसे ही मत की स्थापना की थी। इस सिद्धांत की कठिनाइयों में कुछ विशिष्ट कठिनाइयां हैं। इसे मान्यता देने से अर्थ निरूपण संभव नहीं होगा, क्योंकि अर्थ में एक सार्वभौमता होती है जिसके लिए यह सिद्धांत कोई स्थान नहीं छोड़ता। किसी शब्द के कहने से भिन्न भिन्न व्यक्तियों के मन में निहित है, मतलब अलग अलग व्यक्तियों के मन में अलग अलग विचार उत्पन्न हो जाएंगे, तो उस शब्द से भिन्न भिन्न व्यक्ति अलग अलग अर्थ लगाएंगे। पुनः उस अवस्था में भाषा अपने मूल कार्य को संपन्न करने में असमर्थ हो जाएगी, क्योंकि कोई दूसरी की बातों को समझ ही नहीं पाएगा। तो पर्स से पहले अर्थ के 3 सिद्धांत प्रचलित थे। इनकी विशद विवेचना आलोचना का कोई प्रसंग यहाँ नहीं है। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि पर्स की दृष्टि में इन सभी सिद्धांतों में एक मौलिक दोष है। ये सभी किसी न किसी रूप में अर्थ की खोज मात्र संज्ञात्मक कोग्निटिव उपकरणों में करने की चेष्टा करते हैं। वे ध्यान भी नहीं देते कि वस्तुतः अर्थ की जड़ें क्रियात्मकता में हैं, व्यवहार में हैं। अतः पर्स ने एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो उस समय के प्रचलित सिद्धांतों में सर्वथा विहीन तथा पूर्णतया मौलिक था। वैसे पर्स के सिद्धांत को हम अपने ढंग से तथा एक विशेष अर्थ में एक नाम दे सकते हैं, संक्रियात्मक अथवा व्यवहार मूलक अर्थ सिद्धांत यानी ऑपरेशनल थ्योरी ऑफ मीनिंग। इसका सामान्य अर्थ मात्र इतना ही है कि यह एक ऐसे सिद्धांत को सूचित करता है जिसके अनुसार अर्थ का मूल व्यवहार अथवा क्रियाओं में है। इसके पहले कि पर्स के कुछ अर्थ सिद्धांत की रूपरेखा खींची जाए, एक स्पष्टीकरण अनिवार्य है। ऊपर की विवेचना से इतना तो स्पष्ट हो ही गया होगा कि पर्स के अनुसार जिसका हम अर्थ ढूंढते हैं वह कोई वस्तु नहीं, प्रतिमा अथवा भाव भी नहीं। पर्स इस बात की अनिश्चितता से बचने के लिए एक व्यापक शब्द यानी चिन्ह यानी साइन का व्यवहार करते हैं। उनके अनुसार वस्तुतः हम चिन्हों का अर्थ निरूपण करते हैं और उनके व्यापक अर्थ में चिन्ह के अंतर्गत भाव, विचार, विश्वास, शब्द आदि सभी चले आते हैं। चिन्हों में भी सभी चिन्ह अर्थसूचक नहीं होते। पर्स अपने अर्थ सिद्धांत को बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल कंसेप्ट तक सीमित कर देते हैं। इससे इनका तात्पर्य यह उन भावों से है जिसकी आवश्यकता विचार को पड़ती है। इसका अर्थ उनके अर्थ सिद्धांत विवेचना के बाद पूर्णतया स्पष्ट हो जाएगा। पर्स के अर्थ सिद्धांत के विवरण के प्रारंभ में पर्स के अपने शब्दों में इस सिद्धांत निरूपण को उद्भव करना उचित होगा। पर्स की निम्नलिखित युक्ति प्रसिद्ध ही नहीं, उनके अर्थ सिद्धांत की आधारशिला के रूप में मान्यता प्राप्त है। वे
consider what effects that might conceivably have practical bearing. We conceive the object of our conception to have, then our conceptions of these effects is the whole of our conceptions of the object. इसका अर्थ यह है कि हमारे विचार के जो विषय हैं उनके विषय में यह सोचा जा सकता है कि किस प्रकार के व्यवहार में वे फलीभूत हो सकती हैं। ऐसे ही फलों के विचार से उस वैचारिक विषय का अर्थ निर्धारण होता है। इस कथन की व्याख्या के लिए यानी कि पहले पर्स के एक उदाहरण के माध्यम से ये समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण, हम किसी वस्तु को कड़ा कहते हैं। इस चिन्ह का क्या अर्थ होगा? पर्स कहते हैं कि पहले हमें यह सोचना है कि इस कड़े का विचार किस प्रकार की क्रियाओं में फलीभूत हो सकता है। सोचने पर कुछ इस प्रकार के फलों का विचार आता है। यदि हम इस पर उंगली से दबाव डालते हैं तो दबाव प्रतिरोध होता है। मतलब जैसे हम लोहे को दबाते हैं तो यानी कड़ा तो लोहा का ही होगा, तो उस पर दबाएंगे तो दबेगा नहीं, प्रतिरोध होता है। यदि हम उसे खरोचते हैं तो अधिकतर वस्तुएं से उस पर खरोच नहीं होगा। यदि पर्स कहते हैं कि कड़ा का अर्थ इन्हीं क्रियाओं के विचारों से निरूपित होता है। कड़ा चिन्ह का अर्थ यही है, वह जिस पर दबाव डालने पर प्रतिरोध हो, दबे नहीं, खरोचने पर अधिकतर वस्तुओं से खरोच ना आए, यादि। इसे एक अन्य ढंग से उदाहरण से और स्पष्ट किया जा सकता है। वधन्य पुत्र, इससे कोई अर्थ नहीं होता। वह केवल इसी कारण कि इसका कोई संक्रियात्मक अथवा व्यवहारमूलक परिणाम नहीं निकल पाता। इस विचार से जनित किसी क्रियाफल का विचार संभव ही नहीं। इन उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए अब हम उनके सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। सर्वप्रथम तो यह स्पष्ट की है कि पर्स के अनुसार अर्थ देने का अर्थ एक शब्द के लिए दूसरा शब्द देना या दूसरे शब्द का देन नहीं है। इनके अनुसार बोध की स्पष्टता अथवा प्रांजलता यानी क्लियरिटी ऑफ एप्रीहेंशन है। बोध स्पष्ट तभी हो सकता है जब उसके द्वारा संभावित क्रियाओं का विचार उसे स्पष्ट करें। अतः अर्थ निरूपण एक प्रकार की अनुवाद प्रक्रिया है जिसमें किसी चिन्ह के लिए एक वैचारिक स्थिति उपस्थित की जाती है, जिसमें यह स्पष्ट होता है कि यदि एक प्रकार की क्रिया हो तो उसका एक प्रकार का फल होगा। वैसे ही फलों के विचार के द्वारा उस चिन्ह का स्पष्ट अर्थ होता है। इस सिद्धांत को और स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम कह सकते हैं कि पर्स के अर्थ निरूपण प्रक्रिया को हम 4 खंडों में रख सकते हैं, जो इस प्रकार के स्तर हैं। सबसे पहला है सोपाधिकता का स्तर यानी हाइपोथेटिकल पार्ट। सर्वप्रथम सोपाधिक विचार जागता है, जिसे हेत्वाभावित यानी कि हेत्वाश्रित रूप में रखा जा सकता है। उदाहरण, यह सोचना है कि कड़े के संदर्भ में यदि यह करें तो वह हो सकेगा। मतलब यदि हम कड़ा को दबाएंगे तो वो दबेगा नहीं, यदि हम यह करें तो वह हो सकेगा। यदि इस प्रकार की क्रिया को करें यानी खरोचना तो आमू फल होगा क्या? खरोच नहीं आना। और दूसरा है व्यवहार का स्तर यानी ऑपरेशनल पार्ट, यानी तब कुछ निश्चित प्रयोगों का विचार आता है। उंगली से खरोचना, लोहे से खरोचना आदि। फिर थर्ड है पूर्व सूचक स्तर यानी कि प्रेडिक्टिव पार्ट। तब उन प्रयोगों के अनुमानित फलों के विषय में विचार होता है। और फोर्थ जो है वो है फलों के अनुभव का स्तर यानी एक्सपीरियंशियल पार्ट। इस स्तर से हर प्रक्रिया के अनुमानित फलों का बोध होता है। जैसे खरोचने का फल खरोच का नहीं होना,
दबाने की प्रक्रिया, फल प्रतिरोध का अनुभव। तो अब इन्हीं फलों के माध्यमों से बहुत स्पष्ट है कि पर्स के अनुसार किसी चिन्ह का अर्थ अंतिम रूप में अथवा पूर्णतया निश्चित रूप में तय नहीं होता। अर्थ निरूपण का वह उद्देश्य भी नहीं है, क्योंकि वह संभव भी नहीं है। अर्थ वस्तुतः अर्थबोध है। अर्थ निरूपण का अर्थ अथवा संभव उस अर्थबोध को स्पष्ट करना है। ऐसे ही अनुमानित फलों के विचार द्वारा अर्थ स्पष्ट होता है। कुछ विचारकों ने स्पष्ट कहा है कि पर्स के इस अर्थ सिद्धांत के दो खंड हैं, वैचारिक सोपाधिकता का खंड यानी हाइपोथेटिकलिज्म तथा संभावित क्रियाओं के अनुमानित अनुभव का स्तर एक्सपेरिमेंटलिज्म। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम कह सकते हैं कि पहले खंड के अंतर्गत ऊपर बताए चारों स्तरों में 3 आ जाते हैं तथा दूसरे खंड के ऊपर का चौथा स्तर ही है। इस विभाजन का एक भी लक्ष्य है। पर्स यह दिखाना चाहते हैं कि अर्थ निरूपण की प्रक्रिया एक सीधी प्रक्रिया नहीं, ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसमें किसी भाव चिन्ह को सीधी किसी दूसरे भाव से स्पष्ट कर लें। इसमें एक प्रयोगात्मक स्थिति का विचार जागता है जिसमें हेत्वाश्रित उपकरण उपस्थित हो जाते हैं। यदि ऐसा करें तो ऐसा होगा, यदि ऐसा करें तो ऐसा होगा, यदि हम एक काम करेंगे तो उसका निष्कर्ष ये मिलेगा, मतलब एक कार्य करेंगे तो उसका कारण कुछ होगा। तो अब उन्हीं फलित होने वाली क्रियाओं के विचार के द्वारा अर्थ बहुत स्पष्ट होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी और नेक्स्ट वीडियो में पर्स के अर्थ सिद्धांत की विशेषता जानेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियोज रहेगा, इसमें 2 वीडियोज अपलोड होगी कुल मिला के। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।